अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये देख लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हम परपेचुअल की किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं। अब आगे चलते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। माइकल ट्रेडर्स प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर मार्च टू 2020। ठीक है, हमें डेटा दिया हुआ है माइकल ट्रेडर्स का। ठीक है, इनकी परचेजेस बताई हुई है महीने की, मार्च के मंथ की, और सेल्स बताई हुई है, कितने यूनिट परचेज किए हैं या कितने यूनिट सोल्ड किए हैं उसकी डिटेल दी हुई है, और हमें रेट्स बताए हुए हैं किस रेट पे उन्होंने परचेज किया और किस रेट पे उन्होंने सोल्ड किया है। आगे बोलते हैं कैलकुलेट द यूनिट एंड द कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द मार्च। ये बोलते हैं कि आप बताएं कि यूनिट्स की कैलकुलेशन करें और कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल की। फिर इसके बाद हमें बोलते हैं कि भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट एट द एंड ऑफ द मार्च 31st 2020, कि भाई एट द एंड ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री में इनके पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स थे। और फिर इसके बाद हमें ये बोलते हैं assume the periodic system of inventory valuation is in use, calculate the value of ending inventory at the end of the March 30 under each of the following method: फीफो, लीफो एंड मूविंग एवरेज मेथड से की मदद से हमें क्या करनी है, इनकी इन्वेंट्री की वैल्यू को हमें निकालना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कौन सा मेथड सिस्टम यूज हो रहा है, पीरियोडिक सिस्टम यूज हो रहा है। ठीक है, हम पीरियोडिक सिस्टम की मदद से क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम इसकी एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालेंगे और सवाल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है। परपीचुअल की भी मदद से हो सकता है और पीरियोडिक की भी मदद से हो सकता है। परपीचुअल के अंदर क्या होता है, आप कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, और पीरियोडिक के अंदर आप क्या होता है, क्वार्टर पे या मंथ पे किसी पीरियड के एंड पे आप वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट ए में बोलते हैं कैलकुलेट द यूनिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। पार्ट ए में बोलते हैं, हम यहाँ पे मैं इसकी साथ ही साथ इसकी वर्किंग करके बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपके सामने, तो आपके लिए भी क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स हम करते हैं। कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, हम इसकी वर्किंग करेंगे सबसे पहले। ठीक है, और देखेंगे कि भाई इनके पास कितने यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल है और उसकी इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले कंपनी को पता तो होना चाहिए कि इसके पास कौन कौन से यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल है। ठीक है ना, सबसे पहले मैं इस डेटा की मदद से क्या करूंगा, जो जो परचेजेस किए हैं वो हम इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारे पास डेट आ जाएगी, हमारे पास किस डेट को मैंने परचेज किया है। सबसे पहले मार्च 5 आ गई, मार्च 5 को परचेज हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कितने यूनिट परचेज आ गए, यहाँ पे हमने परचेजेस किए हैं। ठीक है, और फिर हमने कितने यूनिट परचेज किए हैं, 100 यूनिट परचेज किए हैं, और किस रेट पे किए हैं, 20 पे किए हैं। ठीक है, और इसकी टोटल अमाउंट क्या आएगी, मैं इस पर फॉर्मूला लगा देता हूँ, 100 इंटू 20, तो मेरे पास आ गई 2000। ठीक है ना, ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, यूनिट्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ये रेट आ गया। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ 7 तारीख को मैंने मजीद परचेज किए हैं, 7 मार्च को मैंने क्या किए हैं, मजीद परचेजेस किए हैं। ठीक है, मैंने परचेजेस किए हैं। ठीक है, कितने यूनिट परचेज किए हैं, 150 यूनिट परचेज किए हैं। किस रेट पे परचेज किए हैं, 22 पे किए हैं, और उसकी अमाउंट के लिए क्या करूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा, तो 3330 आ गए। फिर मैं देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्किंग किसकी कर रहा हूँ, नंबर ऑफ यूनिट्स और उसकी मालियत अवेलेबल फॉर सेल की वैल्यू निकालनी और नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने। तो मैं इसके अंदर सेल्स को कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है ना, मैं तो ये देखने के लिए बैठा हूँ कि भाई मेरे पास कितने यूनिट अवेलेबल फॉर सेल्स है। तो मैंने क्या किया, 12 मार्च को मैं फिर आ गया, 12 मार्च को मैंने क्या किया है, परचेज किए, तो वो ही मेरे पास आ जाएंगे, परचेजेस आ गए। 12 मार्च को मैंने कितने यूनिट परचेज किए, 80 परचेज किए। कितने की अमाउंट है, एक यूनिट की वैल्यू है 23 है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 1840 हो गई। ठीक है, फिर 15 को सेल्स हुई है, 16 को सेल्स हुई है, 19 मार्च को मैंने क्या किया, मजीद परचेजेस किए हैं। ठीक है,
19 मार्च को मैंने मजीद परचेज किया है, ठीक है। कितने यूनिट परचेज किए हैं? 210 यूनिट परचेज किए हैं। एक यूनिट कितने का है? 19 का है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू उसकी मैंने फॉर्मूले की मदद से निकाल ली, 3990 आ गई। फिर मेरे पास 22 मार्च को मैंने और परचेजेस किए हैं, ठीक है। तो मेरे पास 22 मार्च को मैंने कितने यूनिट परचेज किए? 125 यूनिट परचेज किए हैं, ठीक है। कितने के? 21 के हैं। तो टोटल वैल्यू उसकी क्या आ गई? 2625 आ गई, ठीक है। अब सवाल में आपसे पूछा था कितने यूनिट अवेलेबल फॉर सेल्स हैं, तो जो मैंने परचेजेस किए हैं वो सब मेरे पास अवेलेबल फॉर क्या होंगे? सेल होंगे। इस कंपनी की कोई भी ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई थी, ठीक है। तो मेरे पास जो जो परचेजेस किए हैं वो सब मैं संभालने के लिए थोड़ी लिए होंगे, मैंने तो बेचने के लिए लिए ना, उसको रखने के लिए थोड़ी लिए, बेचने के लिए लिए। तो टोटल बेचने के लिए यूनिट है 650 है, और उसकी वैल्यू कितनी है वो हमने निकाल ली, ठीक है। वो है 13,750 आ गई। पार्ट ए में बोलते हैं कि आप कैलकुलेट द यूनिट एंड द कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल फॉर ड्यूरिंग मार्च। पार्ट ए में बोलते हैं कि आप बता दो कितने यूनिट अवेलेबल फॉर सेल हैं, वो निकाल लिया, 665 है। और बोलते हैं उसकी वैल्यू बता दो, वो भी हमने बता दी, कितनी वैल्यू है उसकी? उसकी वैल्यू है 13,755, ठीक है। अब पार्ट बी के अंदर बोलते हैं, सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या बोलते हैं? सेकंड पार्ट के अंदर हमें ये बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमें ये बोलते हैं कि आपको क्या करना है, इसका कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट एट द एंड ऑफ द मार्च 31st। वो बोलते हैं कि 31 मार्च को आपके पास कितने यूनिट बच गए। तो मुझे क्या निकालनी है? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स एट एंडिंग इन्वेंटरी निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंटरी मुझे निकालनी है, ठीक है ना। यही पूछ रहे भाई 31 मार्च को महीने के आखिर में आपके पास एंडिंग इन्वेंटरी में कितने यूनिट्स थे, ठीक है। निकाल लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, एंडिंग इन्वेंटरी में देखते हैं सबसे पहले भाई यूनिट अवेलेबल फॉर सेल कितने थे। यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल कितने थे वो देख लेते हैं। अवेलेबल फॉर सेल कितने यूनिट है हमारे पास? हम वर्किंग करके बैठे हुए। अवेलेबल फॉर सेल कितने हैं? हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है, 665 है। कितने हैं देखें? 665। जो सारी परचेजेस की थी, ये बेचने के लिए खरीदी थी ना, सारे यूनिट जो परचेजेस किए थे उसको ऐड किया, उसकी वैल्यू आ गई 665 आ गई, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मैंने कितने यूनिट सोल्ड कर दिए, ठीक है। तो बाकी जो बच जाएगा वो एंडिंग में हो जाएगा, ठीक है। यूनिट सोल्ड देखता हूँ कितने किए। यूनिट सोल्ड, अब देखो यूनिट कितने सोल्ड किए अभी कर लेते हैं। इसमें इसमें भी हमारे पास बड़ी आसान है, देखिए डेटा हमारे सामने। देखिए ये सेल कितने किए? 160 किए, फिर 95 किए, फिर कितने किए? 70 किए, फिर कितने किए? 90 किए, फिर कितने किए? 140 किए। मैं ये सारे एज इट इज लिखता जाऊंगा। पहले 160 किए, सही है, प्लस कर दूंगा, इसके अंदर कितने हैं? 95 है, ठीक है। फिर प्लस कर दूंगा, कितने हैं? फिर हमारे पास 70 है, फिर हमारे पास 95 हो गए। पहले हमारे पास 160 हो गए, 160 के बाद 95 हो गए, 95 के बाद 70 हो गए। फिर हमारे पास कितने हैं? 90 हैं, और फिर हमारे पास कितने हैं? 140 है, ठीक है। ये सारे यूनिट्स क्या हो गए? सोल्ड करके बैठा हुआ हूं तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी वर्किंग कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू 60 160, ठीक है। इसका आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। मैं एक्सेल को यूज कर रहा हूँ, मैं इस पे फॉर्मूला लगा दूंगा। 70 प्लस 90 प्लस 140, तो मेरे पास कितने आ गए? 555 आ गए। मेरे पास टोटल महीने में यूनिट कितने अवेलेबल फॉर सेल थे? 665 थे। कितने यूनिट सोल्ड कर दिए? 555 कर दिए। तो बताओ कितने यूनिट हाथ में बच गए? तो आप बोलोगे कोई मसले की बात नहीं है। 665 में से मैं क्या माइनस कर दूं? 665 में से आप माइनस कर दें 555 यूनिट माइनस कर दें, तो मेरे पास कितने आ गए? मेरे पास आ गए 110 यूनिट आ गए। 110 क्या है? यूनिट। मेरे पास क्या आ गए? एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स आ गए। यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंट्री आ गए, ठीक है। एंडिंग इन्वेंट्री आ गई, ठीक। यही निकालने के लिए बोला था, ये बड़ा सिंपल है। सबसे पहले देखो कितने यूनिट हाथ में यूनिट है। सबसे पहले उसके लिए क्या करना है? अगर ओपनिंग इन्वेंट्री होती है और ड्यूरिंग द मंथ तुमने जो माल परचेज किया सबको ऐड कर दो, इतने यूनिट क्या होंगे? अवेलेबल फॉर सेल होंगे। जो माल बेच दिया है वो माइनस कर दो, बाकी माल क्या हुआ होगा? बचा हुआ होगा। टोटल कितने परचेज किए? 665 परचेज किए। कैसे आए भाई? 5 मार्च को 100 यूनिट परचेज किए थे, 7 मार्च को 150 के थे, 12 मार्च को 80 आया, 19 मार्च को 210 आया, 22 मार्च को 125 आया। ये कैसे पता चला? ये यूनिट क्योंकि ये सवाल में गिवन है। इन सबको प्लस कर दिया तो कितने यूनिट मैंने परचेज किए? महीने में 665 परचेज किए।
और यूनिट सोल्ड क्या क्या है उसका भी डेटा दिया हुआ है भाई। 100, 165, 160, 95, 70, 90 और 140 यूनिट अलग अलग तारीखों में बेच दिए। तो टोटल कितने यूनिट बेच के बैठा हूँ? 555 यूनिट बेच के बैठा हूँ। तो हाथ में कितने यूनिट है? 110 यूनिट है। ठीक है, मैंने पार्ट ए भी कर लिया, पार्ट बी भी कर लिया। पार्ट सी के अंदर बोलते हैं अज्यूमिंग द पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज यूज्ड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। अब ये बोलते हैं कि जो एंडिंग इन्वेंट्री में आपके पास 110 यूनिट पड़े हुए थे, तो अब हमें क्या बता दो, उसकी वैल्यू बता दो भाई, ये कितने की मालियत की वैल्यू पड़ी हुई है, 110 यूनिट की वैल्यू क्या है। तो वो भी निकाल देता हूँ भाई, कैलकुलेशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यू निकाल देता हूँ। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर बोले अलग अलग मेथड से निकालो, फीफो से भी निकाल के बताओ, लीफो से भी निकाल के बताओ, मूविंग एवरेज से भी। तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर तीनों मेथड से निकाल लूंगा। ठीक है, मैं क्या करने बैठा हूं, कैलकुलेशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यू निकालने के लिए बैठा, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए बैठा हुआ हूं। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यू। ठीक है, कौन से मेथड से पहले करता हूं? पहले मेथड बोला है भाई आप फीफो मेथड से करें, मैं फीफो मेथड से सॉल्व करता हूं। ठीक है, फीफो मेथड से। ठीक है, अब ये बहुत आसान है, ये स्टूडेंट्स को बहुत आसान इसलिए लगता है क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है ना, मैंने चार्ट बना दिया भाई, कितने यूनिट अवेलेबल फॉर सेल है, मैंने ये भी वर्किंग करके बता दी भाई एंडिंग में कितने यूनिट बचे हुए हैं। अब मुझे 110 के यूनिट की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब बताओ फीफो मेथड का मतलब क्या है? फीफो मेथड का मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। पहले बताओ माल कौन सा, जब आपने माल परचेज किया होगा 555 यूनिट बेच दिए, तो बताओ कौन से यूनिट सबसे पहले बचे होंगे? 100 बिक गए होंगे 555 में से, बिल्कुल बिक गए। फिर आपके 150 बिक गए होंगे क्योंकि टोटल आपको 555 यूनिट बेचने। क्या 80 बिक गए होंगे? बिल्कुल बिक गए होंगे। क्या 210 बिक गए होंगे? बिल्कुल बिक गए होंगे। क्या 125 बिके होंगे? नहीं, 125 नहीं बिके होंगे, क्योंकि हमारे हाथ में कितने यूनिट बचे हुए? 110 है। तो 125 में से कितने यूनिट बिक गए होंगे? 15 यूनिट बिक गए होंगे, और हाथ में कितने बचे होंगे? 110 यूनिट। कौन सा मेथड है? फीफो। फीफो का मतलब है जो यूनिट पहले आया पहले बिकेगा। 5 मार्च का पहले यूनिट आए या 22 मार्च के पहले यूनिट आए? 5 मार्च के पहले यूनिट आए ना, तो सबसे हमें टोटल यूनिट कितने बेचने? 555 बेचने। तो बेचना कहां से स्टार्ट करोगे? यहां से बेचना स्टार्ट करोगे, 5 मार्च से। क्यों बेचना यहां से स्टार्ट करोगे? क्योंकि इसका मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। माल जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले बिकेगा। टोटल 555 बेचने, 100 बेचे, 100 तो नहीं बेचते थे, 555 बेचते थे। 100 बेचे, फिर 150 बेचे तो कितने हो गए? 250 हो गए। 250 में 80 और बेच दिए तो कितने हो गए? 330 हो गए। हमें 330 नहीं बेचने थे, हमें तो 555 बेचने थे। 330 में से मजीद मैंने क्या किया, 210 बेचे, तो कितने हो गए? 330, 430, 530, 540 हो गए। मुझे 540 नहीं बेचने थे, मुझे 555 बेचने थे। मैं मजीद यहाँ से कितने उठाए? 15 उठाए। 125 में से 15 उठा लिए, बचे कितने? 110 बच गए। ठीक है ना, तो मेरे पास बचे 110 यूनिट बच गए, 110 यूनिट बच गए। ठीक है, इसकी वैल्यू कितने की थी? कितने डेट वाले बच्चे? 21 रुपए वाले बच्चे। ठीक है, अब मैं इस पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? 110 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दिस इनटू दिस, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर से कर ले। 2310 आ गई। ठीक है, ये क्या है? यूनिट्स है, ये क्या है? रेट है, ये क्या है? अमाउंट है। ठीक है, अब सवाल में आपसे बोलते हैं भाई कैलकुलेशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बता दो। एंडिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट है? 110 है, उसकी वैल्यू कितनी है? 2300 है। आप लिख दोगे वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू कितनी है? 2310 है। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, फीफो से, फीफो की मदद से हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? लीफो की मदद से करना है। मैं एक्सेल यूज कर रहा हूं, तो मेरे लिए क्या होता है, ये कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, मुझे क्या करना है, फीफो मेथड से कर लेता हूं मैं। लीफो मेथड से करना है, पहले पार्ट ए में हमने कर लिया है इस मेथड से, फीफो से। अब मैं किस मेथड से करूंगा? लीफो के मेथड से करूंगा। ठीक है, और लीफो का सबको मतलब पता है कि लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है। ठीक है, अब मुझे बेचने तो वही 555 यूनिट है, बेचना कहां से स्टार्ट करूंगा? अब यहाँ से 22 से बेचना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सबसे आखिर वाला माल आया 22 मार्च वाला है, तो सबसे पहले ये बेचूंगा। ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये बेच दिया। अब क्या 150 ये पूरे बिक गए होंगे? नहीं,
इसमें से कितने बचे हुए होंगे, इसमें से बचे हुए होंगे 10, बाकी 100 वाले बचे होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको पूरी वर्किंग करके पहले भी बताई हुई है। तो टोटल मेरे पास कितने वाले बचे होंगे, 100 यूनिट बचे होंगे, ये वाले बच गए होंगे 20 रुपए के हिसाब से, 100 यूनिट बचे होंगे 20 वाले के हिसाब से, तो कितना बन गया, ये बन गया 2000 बन गया। और बाकी 10 यूनिट कहां से बचे होंगे, देख लेते हैं कौन से डेट वाले बचे हैं। बाकी बचे हैं 22 वाले बचे हैं, ठीक है। तो ये 22 वाले बाकी बचे हैं, तो ये कितना बन गया, 220 बन गया, ठीक है। तो उसका हम टोटल कर लेंगे, तो टोटल कितना आ गया, 100 प्लस एक 10, तो 110 आ गया। और टोटल यूनिट कितना आ गया, 2220 आ गया, ठीक। तो ये मेरे पास एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। तो अब मैं लीफो में क्या लिखूंगा, वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री। तो वो कितनी आ गई मेरे पास, वैल्यू कितनी आ गई, 2220 आ गई, ठीक है। एक दफा फिर समझा देता हूँ। देखो मुझे बेचने के लिए बैठा हूँ 555 यूनिट बेचने के लिए बैठा हूँ। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करूंगा, 22 मार्च की यूनिट बेच दी, 125 नहीं बेचने थे, बेचने तो 555 है। तो जहां तक 555 खत्म नहीं होंगे मैं अपने एड अप करता रहूंगा। 225 प्लस 210 तो कितना हो गया, 135, 235, 335, ठीक है। 335 में मजीद आपको बेचे आपने 80, तो ये 335 बन गए, ये 415 हो गए, ठीक है। 415 ये हो गए। फिर आपने यहाँ से मजीद कितने उठाने हैं, आपने यहाँ से कितने उठा लिए, 140 आपने और उठा लिए यहाँ से, तो कितने बन गए, 555 बन गए, ठीक है। तो बचे कितने, ये 100 वाले बच गए और ये 10 वाले। सर 100 वाले क्यों छोड़ दिए भाई, कस्टमर का ऑर्डर ही नहीं आया था, कस्टमर ने हमारे माल ही 555 बिका है। तो हमारे पास कितने यूनिट बचे हुए हैं, यहाँ पे निकाल के बैठे हुए ना 110। तो 110 वाले कौन से बच गए, जो सबसे पुराना माल है, ये 100 वाले बच गए और इसमें से हमारे पास 10 बच गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वर्किंग की, तो टोटल वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2220 आ गई, ठीक है। क्लियर है। अब हम कर लेते हैं तीसरा तरीका है। अब ये तीसरे पार्ट में हमसे बोलते हैं कि हमें किस पार्ट की मदद से ये करना है, हमें मूविंग एवरेज की मदद से करना है। मूविंग एवरेज की मदद से कर लेते हैं, मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड के अंदर हमें हमें क्या करनी है। अब देखिए एवरेज एवरेज बड़ा आसान है, ठीक है ना। एवरेज निकालना बहुत आसान है, आप क्लास 8 से पढ़ के आए हो, ठीक है। मेरे हाथ में यूनिट कितने, 110 यूनिट पड़े हैं। अगर मुझे एक यूनिट की एवरेज कॉस्ट पता होगी, क्योंकि अब तो मैं एवरेज मेथड कर रहा हूँ, अगर एक यूनिट की एवरेज कॉस्ट पता होगी तो मुझे 110 की भी पता होगी। तो मैं क्या कर देता हूँ, एवरेज में बड़ा आसान है। अब मुझे एवरेज कैसे निकालूंगा, भाई टोटल माल मैं खरीद के आया है 13,755 का खरीद के आया है, ठीक है। अब मैं, मेरे लिए रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं 13,755 का माल खरीद के आया हूँ और मेरे पास कितने यूनिट आए, 665 यूनिट आए। मेरे पास कितने यूनिट आए, 665 यूनिट आए। तो मैं 665, अब एक यूनिट कितने का है, एक यूनिट निकालूंगा, क्या करूंगा, 13,755 को डिवाइड कर दूंगा 665 से कर दूंगा, तो एक यूनिट की मेरे पास क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं एवरेज कॉस्ट निकाल लेता हूँ उसकी, ठीक है ना। तो मैं इसको किस तरीके से करूंगा, मैं आप यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं पर यूनिट एवरेज कॉस्ट निकाल लेता हूँ सबसे पहले, पर यूनिट एवरेज कॉस्ट, ठीक है। इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा भाई मैं टोटल माल कितने का लेके आऊँ, सबसे पहले दिखाओ उसमें कितने यूनिट लेके आए। तो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल्स को किससे डिवाइड कर देना है, हमारे पास टोटल यूनिट से, जितने आप यूनिट परचेज किए हैं, ठीक है, टोटल यूनिट। तो मैं कितने का माल अवेलेबल फॉर सेल था, मैं ऊपर वर्किंग की हुई थी, मैंने आपको दिखाया है 13,755 का माल मैं खरीद के लेके आऊं और टोटल उसमें यूनिट कितने आए, 665 आए थे, ठीक है। तो पर यूनिट कितना हुआ, मैं इसको निकाल देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। इज इक्वल्स टू 13,755 डिवाइडेड बाय 665, तो मेरे पास एक यूनिट की कॉस्ट आ गई 20.68 आ गई, ठीक है। अब मुझे 110 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है, वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है। तो उसमें भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। एंडिंग इन्वेंट्री कैसे निकालूंगा, एंडिंग इन्वेंट्री निकालूंगा, टोटल एंडिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट पड़े हुए हैं, मेरे पास पड़े 110 यूनिट है। अब मैं 110 को किससे मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा, 110 को मैं मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा 6842 से कर दूंगा, ठीक है। तो ये आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो उसकी वैल्यू देख लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगी, इसमें मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 22
2200 आ गए, 25 आ गए, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। हमने सारे मेथड देख लिए, हमने मूविंग एवरेज भी देख लिया, हमने क्या देख लिया, कॉस्ट ऑफ अपना फीफो मेथड से भी देख लिया, और हमने किसकी मदद से देख लिया, हमने देख लिया एवरेज मेथड से भी देख लिया। हमें एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने आ गई। अगर अगर मैं सवाल में आपको ये लिख दूं, कैलकुलेट ऑल्सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दो। तो ये तो आपने बता दिया 2310 का माल पड़ा हुआ है। अब मैं बोलता हूँ कितने की लागत का माल बेचा, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालनी है, मैंने बोला तीनों मेथड से निकाल के बताओ, फीफो से भी निकाल के बताओ, मूविंग एवरेज से भी निकाल के बताओ, और लीफो से भी बताओ। तो आपने बोला कोई मसला ही नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना तो बहुत आसान है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, थोड़ा सोचे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, कितने की लागत का माल आपने बेच दिया। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास जो मैंने माल खरीदा था, वो मैंने माल खरीदा था 13,755 का माल खरीदा था। कितने का, 13,755। कहां से पता चला, निकाल के बैठा हूं मैं यहाँ पे, सारी वर्किंग करके करी है इस टेबल के अंदर ना। भाई 13,755 का माल मैंने पूरे महीने में परचेस किया, ठीक है। मेरा मालियत का माल जो अवेलेबल फॉर सेल था वो कितने का था, 13,755। अब मैं बोलता हूँ 2,310 का माल बचा हुआ है, तो बताओ कितने की मालियत का माल बेचा। तो बोला, आप बोलोगे कोई मसले की बात ही नहीं है, 13,700 माल का माल खरीदा है, इतने की माल अवेलेबल फॉर सेल है, माल बचा हुआ कितना है, 2,310। सर जो इसका डिफरेंस होगा वो उसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो वही तो हमें सवाल में निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो मैं कैसे निकालूंगा, 13,755 में से माइनस कर दूंगा 2,310, ठीक है। तो मेरे पास इसमें मैं एक लाइन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। लाइन ऐड नहीं करता हूँ, पढ़ी कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पे वर्किंग कर दी है, अब इस पे फॉर्मूला लगाऊंगा और देख लूंगा क्या आंसर आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरे पास आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ गई, 13,755 में से मैंने माइनस कर दिए 2,310, तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ गई, 11,445, ठीक है। अब मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है लीफो मेथड से, तो आप बोलोगे इसमें भी हम निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई मसले की बात नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है तो फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले कितने की मालियत का माल अवेलेबल था, वो था 13,755 का अवेलेबल था। हाथ में कितने का पड़ा हुआ है, हाथ में पड़ा हुआ है 2,220 का पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स, इसमें आपको पहले स्टेप में वर्किंग करके बता देता हूं, क्योंकि आप जब देखें तो आपको मसला ना, इज इक्वल्स टू 13,755 माइनस 2,220। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ गई, 11,535 आ गई। और आखिरी में भी हम कर लेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसी तरीके से आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई इज इक्वल्स टू, ठीक है, कितने की मालियत का माल खरीदा है, 13,755 माइनस जो एंडिंग में 2275 कर देता हूँ, राउंड कर देता हूँ, और इस पे फॉर्मूला लगा के इसमें से हम देख लेते हैं, 13,755 माइनस 2,275, तो मेरे पास आ गया, वैल्यू आ गई 11,480 आ गई, ठीक है। तो हमने ये पूरा हैंडआउट कंप्लीट कर लिया है और देख लिया है, सारी चीजें देख ली। हमने परपेचुअल मेथड भी देख लिया है और हमने पीरियोडिक मेथड भी देख लिया है, ठीक है। परपेचुअल में क्या हो रहा होता है, हर स्टेप पे रिकॉर्डिंग हो रही होती है। यहाँ पे क्या करते हैं, महीने के आखिर में या क्वार्टर के एंड पे या हाफ ईयर पे एंड पे हम अपनी चीजों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अल्लाह हाफिज।